है बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिजिक्स के ऑप्टिक्स का प्लेन मिरर पर चर्चा करेंगे। आज जितने भी प्लेन मिरर से रिलेटेड तथ्य हैं उनको हम सारे तथ्य को एक साथ रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ लाइट्स पढ़ा था, जिसमें लाइट्स पे होने वाली कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में हमने सिर्फ एक मोटा मोटी जिक्र किया था। आज हम उसको और बेहतर तरीके से देखेंगे और प्लेन मिरर पर होने वाली सारी घटनाएं, जो प्रकाशीय घटनाएं होती हैं, उन सबको भी हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात और जान लीजिए कि देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है और सूर्य जो होता है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो आपने कभी सोचा है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो ध्यान रखिए कि आप किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, जैसे अगर ये मनुष्य की आँख है, ध्यान रखिए, ये अगर मनुष्य की आँख है और ये किसी वस्तु को देखना चाह रहा है और यहाँ एक वृक्ष है, मान लीजिए ये एक वृक्ष है, तो अगर सूर्य यहाँ है, यहाँ क्या है, सन है, सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश है वो इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा यानी आपतित होगा। इसको बोलेंगे आपतित किरण। और यहाँ से फिर ये परावर्तित होगा, ऐसे इसको सीधा कर दीजिए, ये परावर्तित हो जाएगा ऐसे, यानी टकरा के लौटना। किसी भी सतह से जब टकरा के प्रकाश लौटती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो सूर्य है, ये यहाँ इसकी किरण गई इस वृक्ष या फूल के पौधे से और यहाँ से टकराकर हमारे आँख पर पड़ी, और हमारे आँख पर पड़ने के बाद ये इस वृक्ष की जो परछाई है वो हमारे आँख के अंदर रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो याद रखिए कि जब रेटिना पर जो होता है, इस फूल का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा इस पर्दा पे रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हमारी आँख में कुछ ऐसी पावर या क्षमताएं होती हैं जिस क्षमता के आधार पर वो इस उल्टा आकृति यानी परछाई को या फिर इमेज को सीधा फील करेगी, यानी सीधा उसको देखेगी। यही बात हमने पिछले वीडियो में थोड़ा जिक्र किया था कि ये परछाई यहाँ बनता है इसके रेटिना पर, आँख के रेटिना पर, और ये आपका हो गया रेटिना आँख का। और ये सूर्य यानी कोई भी स्रोत जो होता है प्रकाश का, वहाँ से प्रकाश किसी माध्यम पर पहले पड़ती है और वहाँ से टकरा कर आपके या हमारे आँखों पे पड़ती है, तब रेटिना पर उसका इमेज बनता है उस वस्तु का, तभी हम उसे देख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो सबसे पहले प्रकाश के रिफ्लेक्शन का जो नेचर होता है उसे जानना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है और रिफ्लेक्शन का क्या नियम होता है। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। चलिए बच्चों, इस फिगर पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह फिगर है एक प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का, और यहाँ से हम एक किरण दे रहे हैं। ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। यहाँ से किरण आ रही है जिसे बोलेंगे आपतित किरण, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रेज बोलेंगे। ये किरण आएगी, आई और समतल दर्पण के एक पॉइंट पर पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लौट गई, यानी परावर्तित हो गई।
और यहाँ हमने एक अभिलंब खींच दिया, इसको बोलेंगे नॉर्मल। अभिलंब है जो एक सीधी रेखा है इस तरह से। तो देखा गया कि यहाँ से जब किरण आई और यहाँ को गई और बीच में एक नॉर्मल लाइन हमने खींचा, एक अभिलंब रेखा खींचा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बना ये दोनों बराबर होता है। और यह आई जो है यह एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये हो गया आपतित कोण, इसको बोलेंगे आपतित कोण बोलेंगे, और इसको परावर्तित कोण बोलेंगे। इस पर समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है इस पर दो नियम होते हैं, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर परावर्तन के नियम। और वो क्या नियम है वो देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच जो अभिलंब है यह एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसके मध्य अभिलंब, तीनों दर्पण के एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम है, ये जो आपतित कोण है और जो परावर्तित कोण है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित कोण लिखिए, आपतित कोण तथा परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। तो इस रिफ्लेक्शन के नियम पर हमने देखा कि दो प्रकार के रूल्स आए रिफ्लेक्शन का, जिसमें एक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है यह एक ही तल पर होगा, और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परावर्तन के नियम सीखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मिरर में और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं परावर्तन से रिलेटेड, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में जो परावर्तन होता है और उसके कारण जो प्रतिबिंब बनती है वो कौन कौन सा गुण रखता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु के समान होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ मिरर रख दें तो, और यहाँ पर अगर एक फूल बना दें, ये वस्तु हो गया, और इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, ये प्रतिबिंब है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का होता है। यानी समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु के समान होता है, यानी दोनों समान आकार के होंगे, समान आकार के होते हैं।
यानी एक समान होता है। फिर इसके बाद दूसरा चीज देखते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के समान होता है काल्पनिक होता है, वस्तु के समान होता है, काल्पनिक होता है तथा सीधा होता है और वह प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। इसका मतलब होता है, जान लीजिए, अगर ये दर्पण है और यहां एक, मान लीजिए ये हमने एक फूल दिया है एक दर्पण के सामने, आप देखेंगे इसी साइज का यहां बनेगा, इस टाइप से, और इस टाइप से। आपने देखा कि पहला है वस्तु के समान होता है, तो जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब है। दूसरा काल्पनिक होता है, जब कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, इधर नहीं, इधर बनेगा तो वास्तविक होगा, अगर इसके इधर बने तो वह काल्पनिक होता है। तो ये भी बात सत्य हो गया। तथा सीधा होता है, जैसे ये सीधा है तो ये सीधा है। तथा ये जो पार्श्व उल्टा का मतलब हुआ कि अगर इधर ये लेफ्ट है तो ये राइट, ये इंटरचेंज होता है। देखिए ये जो फूल का पत्ता है वो लेफ्ट वाला चीज किधर चला गया, राइट, और इधर लेफ्ट। जस्ट वैसा ही होता है जैसा आप रीजनिंग में मिरर इमेज में पढ़ते हैं। और जब वाटर इमेज होता है तो कभी कभी ये उल्टा भी होता है, उल्टा भी आप कर देंगे। जैसे अगर इसी को आप अगर करेंगे कि मान लीजिए कि अगर मिरर को आप ऐसे कर देंगे और यहाँ अगर कोई फूल रख देंगे, यहाँ फूल रख देंगे, तो आप देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा, इस टाइप से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो ये दर्पण आप कैसे रखते हैं ये डिपेंड करता है, इसलिए इसके लिए पार्श्व उल्टा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये ऐसे हो जाएगा और जब आप मिरर को ऐसे रखेंगे तो ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वस्तु के बराबर होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के समान होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। तीसरे पॉइंट्स की ओर हम लोग चलते हैं। किसी भी वस्तु की दूरी दर्पण से जितनी रहती है उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की भी रहती है, प्रतिबिंब की भी रहती है। इसमें और एक बात जान लीजिए, जब वस्तु दर्पण की ओर x
चाल से चलता है, x चाल से चलता है, तो प्रतिबिंब 2x चाल से चलती प्रतीत होती है। चलिए अब इसको हम सबसे पहले समझते हैं। पहले हम इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। कहता है किसी भी वस्तु की दूरी दर्पण से जितनी रहती है उतनी भी प्रतिबिंब की रहती है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये मिरर है, ये आपका मिरर है। अगर यहाँ एक वस्तु आपने रख दिया, ठीक है, तो यहाँ इसकी प्रतिबिंब बन गई, प्रतिबिंब बन गई। तो यहाँ से इसकी दूरी अगर d हो जाएगी तो यहाँ से इसकी भी दूरी d हो जाएगी। अब अगर आपसे कहे कि बताइए कि प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो d और d 2d हो जाएगा। यानी वस्तु ये हो गया और ये हो गया आपका प्रतिबिंब। यही बात ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु की दूरी दर्पण से जितनी, मतलब कोई भी वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है उतना ही दूर वह प्रतिबिंब प्रतीत होता है दर्पण से। दूसरा चीज़ है कि जब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी आपको पूछ दे, जैसे ऐसे पूछ दे कि कोई व्यक्ति दर्पण से 10 फीट है दूरी पर है, तो बताइए उस वह व्यक्ति अपनी परछाई से कितनी दूर है, तो यह 20 फीट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसको हम उल्टा 2 गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब 4 नंबर की बात कहेगा तो देखिए हम लोग इस तथ्य को समझते हैं कि जब वस्तु दर्पण की ओर x चाल से चलेगा, तो मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, वो इधर चल रहा है दर्पण की ओर x मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। तो ये जो परछाई होगा, ये जो परछाई है, ये दर्पण की ओर 2x मीटर पर सेकेंड की ओर से जाता प्रतीत होगा। ठीक है, यह अगर x की दर से जा रहा है तो वो उधर से 2x की दर से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इस पर एक और कंडीशन अब उत्पन्न हो जाता है कि अगर चाल इसकी 2 गुनी होगी तो यह दूरी भी 2 गुना तय करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दर्पण के सामने कोई व्यक्ति x दूरी तय करेगा तो उसका प्रतिबिंब 2x दूरी तय करेगा। इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इस तथ्य को हम लोग यहाँ लिखते हुए समझ सकते हैं। चलिए इसको हम 5वां पॉइंट में लिख लेते हैं। दर्पण के सामने यदि वस्तु x मीटर की दूरी तय करता है तो उसका प्रतिबिंब 2x मीटर की दूरी तय करेगा क्योंकि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से 2 गुनी होती है। ये आप समझ गए होंगे कि जब प्रतिबिंब की चाल 2 गुनी हो जाएगी तो ये दूरी भी तो ज़्यादा तय करेगा। तो इस तरह से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग 6ठे पॉइंट की ओर चलते हैं। इस पॉइंट्स में है यदि वस्तु की ऊंचाई की आधी ऊंची दर्पण में वस्तु को देखा जाए तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा।
अर्थात आप समझ लीजिए, अर्थात इसको फिगर पे समझिए। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसको ऐसे बना दीजिए, और ये मान लीजिए ये 5 फीट का व्यक्ति है, तो दर्पण 5 फीट का रखिए, यानी दर्पण 5 फीट का रखिए, सॉरी 5 फीट का है तो इसको 2.5 फीट का रखिए, ये क्या है, दर्पण। तभी इसका प्रतिबिंब जो है पूर्ण बनेगा। इस केस में वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण बनेगा, पूर्ण बनेगा। ठीक है। अगले पॉइंट में, यदि वस्तु तथा दर्पण को एक दूसरे के विपरीत, यदि वस्तु तथा दर्पण को एक दूसरे के विपरीत गति कराया जाए तो प्रतिबिंब की गति इनके गति की तीन गुनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, आप एक पर्सन को लीजिए और यहाँ आप दर्पण को लीजिए। दर्पण को भी x गति दीजिए, x मीटर पर सेकेंड, और इसको भी दीजिए x मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे के विपरीत गति दीजिए। तो जो प्रतिबिंब की गति हो जाएगी, जो प्रतिबिंब, ये आपका वस्तु हो गया, ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब की गति कैसा फील होगा, ये प्रतिबिंब उधर जाएगा, तो प्रतिबिंब की जो गति होगी ये 3x हो जाएगी। बात समझ गए। अगर वस्तु x मीटर पर सेकेंड से जाए और दर्पण को इधर लाइए जो x मीटर पर सेकेंड ही रहे, तो प्रतिबिंब जाता प्रतीत होगा 3x मीटर पर सेकेंड, ऐसा प्रतीत होगा। चलिए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं, एक होता है। अगर कभी भी पूछे कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। आवर्धन होता क्या है, ये चीज़ को सबसे पहले जान लीजिए। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर हम लोग लेंगे प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु या बिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब के आकार और वस्तु या बिंब के आकार का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसी को हम लोग आवर्धन बोलेंगे। तो आप जानते हैं, यहाँ पर आगे इस पर और विशेष तरीके से हम लोग सीखेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। यहाँ वस्तु तथा प्रतिबिंब का आकार समान होता है, इसलिए आवर्धन 1 होता है। मान लीजिए कि अगर कोई 5 फीट का व्यक्ति है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा, तो 5 फीट अब बटा 5 फीट कैंसिल होकर क्या होगा, 1 हो जाएगा।
तो कोई भी वस्तु है चाहे उसकी ऊंचाई कितनो हो तो उसके प्रतिबिंब की भी वही ऊंचाई होगी जितना उस वस्तु की ऊंचाई होती है, तो वो आपस में कट के वन ही होगा। इसलिए अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे कि समतल दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा तो आप उसका मान हमेशा 1 रखेंगे। चलिए बच्चों, अब एक विशेष चीज़ को हम लोग देखते हैं कि अक्सर देखे होंगे कि जब आप 2 दर्पण के बीच बैठ जाएं या 2 दर्पण के बीच कोई और वस्तु को रख दें तो देखते होंगे कि बहुत सारी आकृति आपको दिखती है। कभी लगेगा कि आप अगर सैलून में आप बैठे हैं तो लगेगा कि हमारे तरह का बहुत सारा आदमी उसमें दिखाई दे रहा है। तो हम आज देखेंगे कि आखिर कितने एंगल पर दर्पण को रखने पर कितने आकृतियाँ बनती है, यानी प्रतिबिंब बनती है। सबसे पहला है कि जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हो। मान लीजिए पहला है कि 360/θ-1 फार्मूला का प्रयोग करेंगे और प्रतिबिंब की संख्या निकाल देंगे जब 360/θ का मान कोई सम संख्या हो। यहाँ हम लोग देखेंगे अगर एक दर्पण ये है, ठीक है, और एक दर्पण ये है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो क्या बोलेंगे कि दोनों दर्पण कितने डिग्री पर झुका है, 90 डिग्री पर झुका है। तो इस फार्मूला पर हम रख देंगे, ध्यान से देखिए, 360 बटे कहाँ रखेंगे, 90, तो काटने के बाद कितना आएगा, 4, 9 चौका 36, तो 360/θ का मान कितना आया, एक सम संख्या आएगा। जब सम संख्या आएगा तो इसमें से 1 माइनस करेंगे आप, 4 - 1 = 3। इसका मतलब है कि जब 2 दर्पण समकोण पर रहती है तो उसके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी दूसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं कि अगर 360 में आप थीटा से भाग देंगे और प्रतिबिंब की संख्या आप निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए भाग देने के बाद अगर विषम संख्या प्राप्त हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ 2 कंडीशन होगा कि तथा वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक रेखा पर नहीं हो। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 वस्तु है, मतलब एक दर्पण है और एक दूसरा दर्पण हम ले लिए, ऐसे ये दूसरा दर्पण लिए और इसके बीच 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो रेखा होगी ये इसकी समद्विभाजित रेखा है। क्या है, समद्विभाजक रेखा है। अगर इस पर कोई वस्तु को ना रखकर आप यहां रख दें, यानी इस पर नहीं है या यहाँ रख दें, जहाँ भी रखना है लेकिन इस पर नहीं रखना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप 40 से इसमें भाग देंगे, 360 बटे आप 40 कर दीजिए, तो बराबर 9 चौके 36 हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो 9 आया है वही प्रतिबिंब की संख्या देगा और यहाँ हमारा प्रतिबिंब का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी को हम आगे देखते हैं कि जब 360/θ-1 किस सिचुएशन में करेंगे। यही है कि तथा वस्तु को हम समद्विभाजित रेखा पर नहीं रखते हैं और यहाँ हम वस्तु को समद्विभाजित रेखा पर रखते हैं। चलिए इस फिगर को समझते हैं। अगर इस तरीके से हम 2 दर्पण को दिए जिसके बीच 40 डिग्री का मान लीजिए कोण है, यानी झुकाव है, यह रेखा क्या है, समद्विभाजित, और यहाँ अगर रखेंगे तो यह किस पर है, 20 डिग्री पर होगा, 20 डिग्री पर होगा। तो जब 20 डिग्री पर होगा तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि वस्तु जो है यहाँ समद्विभाजित रेखा पर स्थित है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 360 में हम इस 40 से डिवाइड करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 9, और जब 9 आएगा तब -1 करेंगे और तब हमारे पास प्रतिबिंब का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा। तब यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 8। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर हम एक और बात बता ही देते हैं। देखिए
जब कभी ऐसा सिचुएशन हो कि ऐसा सिचुएशन हो गया है कि 300 ऐसा एंगल है कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी जब मान भिन्न में हो तो पूर्णांक को प्रतिबिंब की संख्या मानेंगे। एग्जाम्पल में अगर ऐसा चीज़ हम दें कि भाग दे करके इसमें थीटा का मान दिए और भाग दे करके हमको ऐसा आ रहा है कि ये आपको आ रहा है 6 मान लीजिए 5 आ रहा है, तो आप जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.1/5 होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या इस पूर्णांक वाले भाग को बोलेंगे, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब 1 होगा। इस तरह से करेंगे जब हमारा मान फ्रैक्शन में आ जाएगा तब। लेकिन इसी में एक और कंडीशन आता है बच्चों, जिसमें देता है कि अगर दर्पण को समांतर रखा जाए, पैरेलल रखा जाए, तब देखिए क्या करेंगे। जब दो मिरर को समांतर रखा जाए यानी पैरेलल रखा जाए, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर एक मिरर हम यहाँ रखते हैं और एक मिरर यहाँ रखते हैं, ये क्या हो जाएगा पैरेलल, और उसके बीच अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे, जैसा कि आप अक्सर सैलून में खुद को देखते हैं रखेंगे, तो यहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बराबर इन्फिनिटिव होगा, यानी अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने मिरर यानी प्लेन मिरर से रिलेटेड आपके सामने आज रखा है, और इसमें प्लेन मिरर से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमने इसमें देने का प्रयास किया है। अगर कुछ प्रश्न बच भी जाएंगे तो जब इस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए करेंगे या आपको देंगे, तो वहाँ हम उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर किसी भी प्रकार का समस्या आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें लिख करके, ताकि हम उसको सुधारेंगे और फिर आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।